नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे मध्य प्रदेश में जो हमारा वर्ग 2 है, वर्ग 2 की नियुक्ति जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ हो चुकी है। कल इस संबंध में मैंने एक वीडियो बनाकर विस्तृत तरीके से आपको समझा दिया था कि किस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, दस्तावेजों का सत्यापन होना है और आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। तो अभी भी हम जानते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी नए हैं, ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं होता है, तो बहुत सारे उनकी तरफ से क्वेश्चन रहते हैं। तो अभी ये जो वीडियो है इसमें सभी से यही कहना चाहूँगा कि ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। लगभग इसमें आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलने वाला है। और जो अतिथि शिक्षक साथी हैं, एक सत्र में 2 डिग्री करने वाले साथी हैं, उनके लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। आपके सभी क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए साथी हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले आप देखेंगे ये क्वेश्चन होता है कि क्या जो चयन प्रवर्ग होता है या दिव्यांगता श्रेणी है, भूतपूर्व सैनिक है या अतिथि शिक्षक आरक्षित प्रवर्ग में परिवर्तन हो सकता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। आपने जो टिक कर दिया होगा वही रहेगा, अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा परिणाम डेटा में परिवर्तन की अधिकारिता जो है विभाग को नहीं है, मतलब जो जारी कर दिया गया वही रहेगा। सेकंड है, ये बेहद महत्वपूर्ण है, IMP पॉइंट है जितने भी अतिथि शिक्षक साथी उनके लिए, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र कब तक का मान्य होगा? जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ये डेट याद रखना, आप 30 अप्रैल 2025 तक के अनुभव प्रमाण पत्र ही केवल मान्य किए जाएंगे। मतलब इसके बाद का जो सत्र है आपका जुलाई में, आपकी जब ज्वाइनिंग हुई है 25 में, वो मान्य नहीं होगी। मतलब 30 अप्रैल 2025 तक के पहले के जितने भी अतिथि शिक्षक साथी हैं जिनके पास 200 कार्य दिवस और 3 सत्र होंगे, वही केवल अतिथि शिक्षक अनुभव का फायदा ले पाएंगे। अगला है, अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है, अनुभव क्या होना चाहिए? तो देखेंगे आप लोग, मध्य प्रदेश की शासकीय शाला में न्यूनतम, जैसा भी आपको मैंने बताया, कम से कम 200 दिवस और आपके 3 शैक्षणिक सत्र में कार्य आपने किया हो। एक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस का अनुभव होने पर ही उसे एक सत्र कम से कम माना जा सकेगा। यह भी आपको साथियों ध्यान रखना है। फिर आगे देखेंगे, स्कूल शिक्षा विभाग से जारी जो डिजिटल प्रमाण पत्र है वह मान्य होगा। साथ में ही जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर से जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए साथियों, अगर हम बात करें, जो हमारा अगला क्वेश्चन रहता है, यदि अतिथि शिक्षक रहते हुए कोई उपाधि हमने हासिल की है या पत्रोपाधि नियमित रूप से, ये ध्यान रखना, नियमित रूप से प्राप्त की जाती है, तो क्या अतिथि का हमें फायदा मिलेगा? देखें, अब जिस सत्र में नियमित विद्यार्थी के रूप में उपाधि या पत्रोपाधि प्राप्त की है, उस सत्र का जो है अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य नहीं होगा। मतलब उसमें उस सत्र का आपको फायदा नहीं मिलने वाला। शासकीय शाला जिसमें अतिथि शिक्षक का अनुभव आपने प्राप्त किया है, उस स्थान, ग्राम, शहर और जिस कॉलेज से उपाधि आपने प्राप्त की है, वह स्थान दोनों समान होने की स्थिति में उस सत्र का अतिथि अनुभव मान्य किया जा सकेगा। मतलब आप जिस शहर में रहते हैं उसी शहर में आप अतिथि भी हैं और उसी शहर से आपने उपाधि हासिल की है, तो आपका जो आवेदन है वो अनुभव में मान्य किया जा सकेगा, अन्यथा वो मान्य नहीं किया जा सकेगा। ओके, अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है किंतु प्रमाण पत्र नहीं है आपके पास, मान लीजिए, तो क्या आपको फायदा मिलेगा? तो देखेंगे आपको फायदा नहीं मिलेगा। मुख्य जो चयन सूची है उसमें आपको अमान्य कर दिया जाएगा। प्रतीक्षा सूची से कार्रवाई के दौरान आपकी ओर से, मतलब संबंधित की गैर अतिथि प्रवर्ग की मेरिट क्रम के आधार पर यदि पत्र अनुसार कार्रवाई जो होगी, प्रतीक्षा सूची में अब आपका नाम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अगला क्वेश्चन हो सकता है, क्या अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा? तो नहीं होगा जी नहीं। देखिए पहले ही, क्योंकि अन्य अगर जो राज्य है वहां का व्यक्ति अपने यहाँ के सामान्य का हो जाता है। मध्य प्रदेश राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र ही केवल, जाति प्रमाण पत्र जो है वह और कैसा डिजिटल ही केवल मान्य होंगे, बाकी कोई भी मान्य नहीं होगा। अगला देखेंगे, जाति प्रमाण पत्र किसके नाम से होगा? तो यदि मान लो अभ्यर्थी की जाति का जो प्रमाण पत्र है वो पिता के नाम, ठीक है, के साथ ही मान्य होगा बस केवल। और यदि कोई विवाहित महिला है तो उसका जो है जाति प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम के साथ बना प्रमाण पत्र ही केवल मान्य होगा, इसके अलावा मान्य नहीं होगा। अब देखिए साथियों, कुछ और क्वेश्चन जो आपके मन में चल रहे होंगे कि PV या फिर ESB मतलब व्यापम पात्रता परीक्षा में EWS पर आपने टिक कर दिया है किंतु आप EWS में नहीं आती, तो क्या होगा? तो आपकी मान्यता निरस्त हो जाएगी। मुख्य चयन सूची में EWS पर वर्ग में अभ्यर्थिता अमान्य हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे, प्रतीक्षा सूची से कार्रवाई के दौरान आपकी जब वेटिंग लिस्ट है, कार्रवाई के दौरान संबंधित की अनारक्षित सूची से, क्योंकि EWS आपका हट जाएगा, अब बची कौन सी? आपकी अनारक्षित जनरल वाली सूची।
तो पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा के अंकों के आधार पर होने पर ही मेरिट क्रम में आपका नाम आ सकता है और नहीं भी आ सकता। प्रतीक्षा सूची से वेटिंग से क्लियर हो पाएगा ये। आगे देखेंगे, अगर महिला ईडब्ल्यूएस है कोई, ध्यान से देखें, कोई महिला ईडब्ल्यूएस है, इस स्थिति में किसकी आय के आधार पर उनका जो ईडब्ल्यूएस है वो मान्य होगा? तो यदि महिला की शादी हो जाती है, देखिए ईडब्ल्यूएस महिला यदि विवाहित है तो विवाहित होने पर पति की आय के आधार पर मान्य होगा, और यदि कोई अविवाहित महिला है, लड़की है, तो उसके पिता की आय के आधार पर ही आपका ईडब्ल्यूएस मान्य होगा, अदरवाइज आपका ईडब्ल्यूएस मान्य नहीं होगा। अगली बात करेंगे क्वेश्चन की, हमने पीईबी ईएसबी मतलब व्यापम की पात्रता परीक्षा से त्रुटिवश एससी पर टिक कर दिया, लेकिन हम एसटी में आते हैं तो क्या नियुक्ति होगी? नहीं होगी। मुख्य चयन सूची में आरक्षित प्रवर्ग में अवैधता अमान्य हो जाएगी आपकी, है ना। प्रतीक्षा सूची वही बात है, अगर आपके जो नंबर है तो उस नंबर में मेरिट क्रम के आधार पर आपकी पात्रता प्रतीक्षा सूची से होगी। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो हो सकता है, नहीं तो फिर नहीं भी हो सकता। अगली बात करेंगे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैंने गलती से मैंने त्रुटिवश भूतपूर्व सैनिक पर टिक कर दिया था, क्या मेरी अभ्यर्थता अमान्य हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। मुख्य चयन सूची में आपकी जो अभ्यर्थता है वो अमान्य हो जाएगी। फिर वही कंडीशन है कि आपके जो चयन परीक्षा में नंबर है उनके आधार पर रेटिंग में आपका नाम आ सकता है। आगे देखिएगा, अगर आप दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, त्रुटिवश गलत अंकित हुआ है, संशोधित हो सकता है क्या? तो देखिए दिव्यांगता के प्रकार को संशोधित करने का कोई प्रावधान नहीं है, नियुक्ति जो है वो अमान्य मानी जाएगी। और फिर वही है कि अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। आगे देखेंगे साथियों, अगला जो है कि मेरे पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र अस्थायी है, क्या वह मान्य होगा? तो देखिए इसमें भी आपकी जो मतलब मान्यता जो है अमान्य कर दी जाएगी, और वही आपकी परीक्षा के अंकों के आधार पर वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। अगला देखेंगे साथियों, इसमें अब ये भी आपके लिए बेहद आईएमपी, इसको भी आप लोग बहुत अच्छे समझें कि एक सत्र में यदि 2 उपाधि हमने हासिल की हैं तो मान्य है कि नहीं। अब इसमें कंडीशन आप समझना, यदि आपने दोनों नियमित उपाधि हैं तो आपकी जो अभ्यर्थता है वो अमान्य हो जाएगी। दोनों कैसे होने चाहिए? नियमित होना चाहिए। अगर नियमित है तो अमान्य हो जाएगी, लेकिन अगर एक नियमित है और एक स्वाध्यायी मतलब प्राइवेट है तो आपकी उपस्थिति पर कोई दिक्कत नहीं, आपकी नियुक्ति मानी जाएगी। इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ठीक है ना। बस एक प्राइवेट होना चाहिए। अगला देखेंगे, और देखिए इसको भी आप लोग समझ लें कि अगर एक नियमित उपाधि और एक नियमित पत्रोपाधि होने पर अभ्यर्थता अमान्य हो जाएगी। एक नियमित उपाधि और एक स्वाध्यायी पत्र उपाधि आपने हासिल की है तो आपकी उपाधि जो है अभ्यर्थता मान्य हो जाएगी। अगला देखेंगे, यदि केंद्रीय सेवाओं द्वारा कोई जारी या केंद्र के द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र है तो वो मान्य नहीं होगा। अब देखिए जो महिला अभ्यर्थी होती हैं जिनकी शादियां हो जाती हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महिला अभ्यर्थी के विवाह के उपरांत यदि उनका उपनाम परिवर्तन हुआ है तो परेशान नहीं होना आप लोगों को। आपका केवल एक शपथ पत्र लगेगा, उस शपथ पत्र से आपकी जो चयन सूची में आपका नाम आ जाएगा, आपकी अभ्यर्थता जो है वो मान्य होगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, क्या बोनस अंक हटाने पर शेष अंकों के आधार पर चयन की पात्रता होगी? देखिए कई बार हम क्या करते हैं, जो हमारा गेस्ट होता है उसमें गलत फीड कर देते हैं और हमें लगता है कि हमारा जो मेन अंक है, क्योंकि हमारे बोनस के अंक तो हट जाएंगे तो हमारी अभ्यर्थता मान्य होगी नहीं होगी, तो ये अमान्य कर दी जाएगी। ध्यान रखना, पात्रता नहीं होगी और अभ्यर्थता जो है आपको अमान्य कर दी जाएगी। तो साथियों लगातार आपके वर्ग 2 जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती, मेरे वीडियो लगातार आपको इसी तरीके से मिलते रहेंगे, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और यदि वर्ग 2 की ज्वाइनिंग दस्तावेज सत्यापन दस्तावेजों के सेट, आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।